हेलो दोस्तों, वाईफाई क्लासरूम सीजीपीएससी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का पहला टॉपिक आर्थिक स्थिति एक समीक्षा देखते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण का पहला यूनिट है। तो इसमें पहले भारत के बारे में देखते हैं। कुछ बताया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो विकास दर है वर्ष 2019-20 और 20-21 में, तो 19-20 में देखेंगे तो 4.2 और 20-21 में देखेंगे तो -7.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। यहाँ बता रहा है कि प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। उसी तरीके से इसमें बता रहा है कि जो युवा कार्यशील जनसंख्या है वो हमारे देश का सबसे ज़्यादा उभरता हुआ है, और इसमें शहरीकरण में भी वृद्धि हुई है। उसके बाद जो ग्रामीण विकास, विकेंद्रीकरण, महिला सशक्तिकरण, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें कि धीरे धीरे करके ग्रोथ होते जा रहा है। वो चाहे आधारभूत संरचनाओं के विकास की बात हो, चाहे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की विकास की बात हो। उसी तरीके से जो इसमें बताया गया है कि 65% युवा जनसंख्या है, 65% युवा जनसंख्या, इसके बारे में भी मतलब कि हमारे यहाँ सब लगभग कि बढ़ती हुई एक सबसे ज़्यादा कार्यशील जो जनसंख्या युवाओं की वो उभर कर आ रही है। उसी तरीके से जब छत्तीसगढ़ का हम देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के बारे में यहाँ बताया गया है कि यहाँ मतलब बहुत वन बाहुल्य क्षेत्र है, बहुत सारी खनिज संपदा है, कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है, और कुछ डाटा भी दिए गए हैं 2011 के अनुसार। तो इसमें बताया गया है कि 2011 के अनुसार जो जनसंख्या बताई गई थी वो 2,55,00,000 थी। तो 2,55,00,000 होने के साथ साथ ये पूरे भारत में 16वें राज्य का दर्जा मिला था इसे। उसी तरीके से और ये देखेंगे कि भारत में इसका प्रतिशत कितना आ रहा है, तो 2.11% है। ये जनसंख्या वाले पार्ट में हम लोग देख चुके हैं। उसी तरीके से जब यहाँ लिंगानुपात देखते हैं तो लिंगानुपात के बारे में बताया गया है कि 991 यहाँ का लिंगानुपात है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में तो अच्छा है कि 1001 है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में थोड़ा कम बता रहा है कि 956 के करीब है। और उसी तरीके से जब देखेंगे हम कि जो ये भारत जो संघ है उसमें 5वें स्थान पे ये मतलब आता है, इस आधार पे 5th पोजीशन पे आता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा लिंगानुपात के अनुसार, और जनसंख्या के अनुसार 16वें क्रम में आता है। तो ये चीज़ें याद करने वाली है। और दूसरा ये इसमें ये बताया गया है कि जो राज्य की साक्षरता दर है वो 70.3% है। ये चीज़ें भी नोट करने वाली चीज़ें हैं। उसी तरीके से बताया गया कि जो शिशु मृत्यु दर थी वर्ष 2020 में वो कितनी थी, तो वो थी 77। कितना में, तो प्रति हज़ार में 77 लोग की मतलब मृत्यु होती थी, जो कि 2018 में कितनी हो गई, 41 पे पहुंच गई। 77 से 41 में पहुंच गई, मतलब शिशु मृत्यु दर। तो ये भी बोलेंगे कि अच्छा कमी है, मतलब एक सुधार है। इसी तरह से बताया जा रहा है कि जो जन्म दर है, मृत्यु दर है, मातृत्व मृत्यु दर है, ये सब चीज़ों में कमी आ रही है। तो मतलब प्रदेश के सुधरते स्वास्थ्य व्यवस्था को एक दर्शाता है, ऐसा इसमें कहा गया है। उसी तरीके से जो मातृ मृत्यु दर है वो यहाँ 2001-2 के अनुसार बताया गया है कि प्रति 1 लाख जीवित जन्मों में भारत में कितनी थी, तो 301 थी, और छत्तीसगढ़ में 379 थी। मतलब मातृ मृत्यु दर के बारे में बता रहा है 2001 से 3 के अनुसार। इसका डाटा बता रहा है यहाँ पे। जो घट कर भारत में कितने पे पहुँच गया, तो भारत में पहुँच गया है 113 पे, और ये छत्तीसगढ़ में घट के कितने पे पहुँच गया है, तो 159 पे पहुँच गया है, 159 पे। तो इन डाटाओं को आप ध्यान दीजिएगा कि जो
पहले 301 भारत की थी, 379 छत्तीसगढ़ की थी, वो 301 से घट के 113 पे आ गई है, और ये 379 से घट के 159 पे आ गया है। ये सभी जो डाटा हैं वो SRS रिपोर्ट के अनुसार बताई जा रही है 2016-18 के अनुसार। वही जो SDG में 2030 तक, जो 2030 तक इन लोग का कहना है कि जो मातृ मृत्यु अनुपात को 100 से भी कम लाने का है, मतलब 100 से इसको और कम लाना है। जो अभी 113 और 159 पे चल रहा है, 113 इंडिया का है और 159 छत्तीसगढ़ का, उसको कम करके 100 से भी कम लाना है। कब तक? तो 2030 तक का ये टारगेट रखा गया है। उसी तरीके से जब देखेंगे कि विगत वर्षों में प्रदेश में गर्भवती माताओं का प्रसव अस्पताल में कराने के प्रति विश्वास बढ़ा है। शासकीय अस्पतालों में NFHS 3 वर्ष 2005-06 में जो 6.9% प्रसव होता था, वो 15-16 में 55.9% पे पहुंच गया। मतलब डायरेक्ट 6.9 से 55.9 पे पहुंच गया। मतलब एक तरह से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा वृद्धि हुआ है इसमें। तो ये चीज़ें भी ध्यान देने वाली है, एक नज़र वाला है ये। उसी तरीके से 5-6 में संस्थागत जो प्रसव का बात कर रहे थे, तो वो 2000 नहीं, मतलब 2005-06 में संस्थागत प्रसव 14.3% होता था, जो कि 15-16 में कितना बढ़कर हो गया? 70.2%। तो संस्थागत में कितना बढ़ा है? तो 14.3 से डायरेक्ट उछाल मार के ये पहुंच गया है 70.2% में। तो इस चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। छत्तीसगढ़ में जो शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के कारण राज्य स्थापित होने से अब तक शिशु मृत्यु दर में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर 2001 में प्रति 1000 जीवित जन्म पर 77 थी, जो कि 2018 की स्थिति में घटकर कितना आ गया? 41 पर आ गया है। और 2030 तक 15 का इन लोग लक्ष्य रखे हैं कि 15 तक इसको लाना है, 2030 तक। तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा कि जो ये मातृ मृत्यु दर जो है वो 100 के नीचे लाना है। और जो यहाँ पे बताया गया है कि जो शिशु मृत्यु दर है वो 2030 तक इसको कितना लेके आना है? तो इसको 15 का लक्ष्य रखा गया है कि इसको कम करके 15 तक लाना है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद, किसी भी प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो होता है वह उस प्रदेश की जो आर्थिक प्रगति को है उसको व्यक्त करता है। तो यहाँ पे 2012-13 से लेकर 2021 तक का पूरा जो वृद्धि है वो क्रमशः बताया गया है। तो हम लोग यहाँ पास 2021 का देख लेते हैं कि 2021 में क्या रहा। तो 2021 का जो है वो है -1.77 ध्यान दीजिएगा। और उसी तरीके से जब यहाँ पास औसत वृद्धि दर जो दी गई है, वो औसत वृद्धि दर जब देखते हैं प्रतिशत में, तो वो आता है 5.09%। ये चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। उसी तरीके से यहाँ बताया गया कि कृषि एवं संबंध क्षेत्र में जो भागीदारी है वो 17.64% है। यहाँ 17.64% बताया है। उद्योग में 46.43% बताया। ये पिछले वीडियो में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। उसी तरीके से जो सेवा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र का बताया गया है 35.94%। ये भागीदारी बताई गई है कि कितना कितना किसका भागीदारी है। तो आप याद कर सकते हैं इसको भी कि कृषि क्षेत्र का 17.64, उद्योग का 46.43 और जो सेवा क्षेत्र है उसका 35.94, जिसमें उद्योग क्षेत्र की भागीदारी सबसे ज़्यादा दिखाई गई है यहाँ पे। तो वो चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। और GSDP का अगर औसत वृद्धि दर पूछ दिया तो
5.09%। और वृद्धि पूछा 20-21 का तो -1.77%। इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। यहाँ पे जो है वो कृषि क्षेत्र का जो है वो प्रतिशत वृद्धि यहाँ पे दिखाया गया है। ये जो ग्राफ आपके सामने दिख रहा है इसमें, और इसमें जो दिखाया है वो भागीदारी दिखाया गया है कि किसका कितना भागीदारी है। जैसे कि ये देखिए कृषि क्षेत्र का 17.64 दिखा रहा है, सेवा क्षेत्र का 35.94 दिखा रहा है। उसी तरीके से जो उद्योग क्षेत्र का है वो 46.43% दिखा रहा है। तो अब हम ये देखते हैं कि जो कृषि क्षेत्र में जो यहाँ पे दिया गया है 15, 16, 16, 17 ऐसे करके 20-21 तक का दिया गया स्थिर भाव में। तो जब हम 20-21 का देखेंगे तो 20-21 में 4.61%, 4.61% जो अनुमानित है वो वृद्धि दर अनुमानित है कि रहने की आशंका है। और उसी तरीके से जब हम यहाँ पास औसत वृद्धि देखते हैं 12-13 से 20-21 का, तो औसत वृद्धि दर में 4.77% है। पर और मैं बता देता हूँ कि कृषि क्षेत्र का जो अनुमानित है वो है यहाँ पे 4.61%। 2020-21 के अनुसार इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। 20-21 का जो अनुमानित है और जो औसत है 12-13 से 20-21 का, वो औसत यहाँ पास बताया गया है कि औसत जो वृद्धि है वो 4.77% की औसत वृद्धि ये कृषि क्षेत्र का है। मतलब ये कृषि क्षेत्र की जो अनुमानित जो प्रतिशत वृद्धि है वो 2020-21 के अनुसार ये है। और ये जो 12-13 से लेकर ये 20-21 तक का जो है वो सब ये है 4.77 औसत वृद्धि। उसी तरीके से जब उद्योग क्षेत्र का हम देखेंगे 20-21 के अनुसार, तो उद्योग क्षेत्र का हमें पता है कि माइनस में गया हुआ है। पिछली वीडियो में हमने देखा था। तो 5.28% उद्योग क्षेत्र का है। यहाँ देखिए 5.28%। और जो औसत वृद्धि दर इसमें बताई गई है 12-13 से 20-21 तक का, वो औसत वृद्धि है 4.72%। 4.72% औसत वृद्धि उद्योग की बताई गई है। ये चीज़ों को आप ध्यान से देखिएगा। और इसी तरह ग्राफ में दिखाया भी गया है यहाँ पे कि उद्योग का ये जो रेड लाइन है वो उद्योग को शो कर रहा है और ये माइनस में है, इसलिए ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है। कृषि का 4.61 है और आगे देखेंगे सेवा क्षेत्र का 0.75 है। तो ये ग्राफ के माध्यम से पूरा दिखाया गया है, तो आप इससे समझ सकते हैं। उसी तरीके से जब सेवा क्षेत्र का हम देखते हैं 20-21 में, तो सेवा क्षेत्र का देखते हैं तो इसमें आता है 0.75%। और जो औसत वृद्धि देखेंगे 12-13 से 20-21 का जो औसत वृद्धि है वो सेवा क्षेत्र का कितना है, तो 5.23%। ये ध्यान दीजिएगा कि ये तो प्रतिशत वृद्धि जो है 20-21 का जो अनुमानित है वो 0.75 है, लेकिन जो 12-13 से 20-21 का जो है औसत वृद्धि वो 5.23% की है। और उसी तरीके से जो यहाँ पे 20-21 का हिस्सेदारी सेवा क्षेत्र का दिखाया गया, वो हिस्सेदारी 35.94% होना अनुमानित है, ऐसा बताया गया है। और फिर आगे बताया गया कि कोविड-19 महामारी थी, मतलब थी नहीं अभी भी है कह सकते हैं। उसी तरीके से जो 25 मार्च 2020 से कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे, उस प्रतिबंधों के कारण बहुत सारे मतलब आर्थिक सामाजिक हर तबके को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना किया गया, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। वो किस चाहे कोई भी क्षेत्र हो, कृषि, उद्योग, सेवा, हर क्षेत्र में सभी को दिक्कत हुआ है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। इसी तरीके से जब हम देखते हैं कि वर्ष 2020-21 में जो धान है सामान्य एवं ग्रेड ए, तो समर्थन मूल्य जो देखते हैं तो यहाँ पे 1868 और 1888, मतलब सामान्य के लिए 1868 है और जो ए ग्रेड की धान है उसके लिए 1888 रुपये निर्धारित की गई है न्यूनतम समर्थन मूल्य पे। उसी तरीके से यहाँ ये बताया गया कि 19-20 में जो 18 लाख किसान थे, 18 लाख किसानों से समर्थन मूल्य पे 83.95 लाख टन जो धान की खरीदी की गई है।
उसी तरीके से यहाँ बताया गया है कि जो समर्थन मूल्य प्रोत्साहन का भुगतान किया गया है, तो प्रोत्साहन का भुगतान कितना किया गया है उसके बारे में यहाँ पास बताया है कि जो ये 15,285.9 करोड़ रुपए है, वो जो समर्थन मूल्य एवं राज्य शासन द्वारा जारी प्रोत्साहन भुगतान किया गया है, ऐसा बताया गया है। इस वर्ष किसानों से मक्का की खरीदी बताई गई है। पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, मैं पूरा चार्ट के माध्यम से समझा दिया हूँ। इसमें मक्का की खरीदी जो है वो 4,844.5 क्विंटल मक्का की खरीदी की गई है, मतलब। और उसी तरीके से देखिएगा आप वर्तमान में जो दुकानों के बारे में है, ये जो उचित मूल्य की दुकानें हैं 1302, और इस शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में 11,149 है। और कुल टोटल की बात करेंगे तो कुल टोटल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना आ रहा है, तो वो हम उससे निकाल लेते हैं कि 12,451 जो दुकानें हैं वो दुकानें उचित मूल्य की कुल टोटल दुकानें हैं, जिसमें से 1302 जो दुकानें हैं वो शहरी क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकानें हैं, और 11,149 जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों की हैं। पिछली वीडियो में पूरा बता दिया गया है कि मतलब, और सबसे ज़्यादा दुकानें किस ज़िले में हैं, सबसे कम दुकानें किस ज़िले में हैं, उसको आप देख लीजिएगा। कुल 67.11 लाख राशन कार्ड जारी किए गए हैं। इसकी भी वीडियो बना दी गई है अलग से, जिसमें बताया गया है कि कितने अधिक राशन कार्ड किस ज़िले से जारी हुए हैं, सबसे कम राशन कार्ड किस ज़िले से जारी किए गए हैं। उसी तरीके से वित्त वर्ष 2020-21 में कुल राजस्व प्राप्ति में पिछले वर्ष की तुलना में 10.75% बढ़कर राशि 83,831 करोड़ अनुमानित है। राजस्व प्राप्ति के बारे में इसमें बताया गया है कि 10.75% बढ़कर 83,831 हो गया है, 31.30 करोड़। तो मतलब कितना की वृद्धि, 10.75 की वृद्धि। वही वित्त वर्ष 2020-21 में कुल राजस्व में 16.66% वृद्धि अनुमानित है। मतलब जो कुल राजस्व है उसमें 16.66% की कुल वृद्धि अनुमानित की गई है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 1.14% रही है वृद्धि के साथ। तो कुल राजस्व प्राप्ति में कर राजस्व का जो कर राजस्व होते हैं उसका योगदान यहाँ पर बताया गया है कि उसका योगदान 63.17% अनुमानित की गई है जो कर राजस्व हैं उसका। और जो गैर कर राजस्व में प्रमुख योगदान जो केंद्र सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान का है। वित्त वर्ष 2020-21 में गैर कर राजस्व 30,873 करोड़ रुपए अनुमानित है, जिसमें केंद्र सरकार से रुपए 21,658 करोड़ प्राप्त होना अनुमानित है। वर्ष 2020-21 में राजस्व प्राप्ति 83,831 करोड़ रुपए, राजस्व व्यय 81,399.95 करोड़। इसी प्रकार राजस्व अधिक के जो बोलते हैं वो कितना यहाँ पर दर्शाया गया है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि जो वो है वो यहाँ पर 2,431.35 करोड़। मतलब जो राजस्व अधिक है वो कितना बता रहे हैं यहाँ, 2,431.35। तो ये चीज़ों को आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। उसी तरीके से हम देखते हैं कि वर्ष 19-20 में जो वैट या प्रांतीय जिसको बोलते हैं कर संग्रहण में सितंबर 2019 तक 1,672 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ था। उसी तरीके से जब हम देखेंगे 31 मार्च 2020 की स्थिति में जब देखते हैं तो 3,899.56 करोड़ प्राप्त हुआ है।
उसी तरीके से यहाँ पे और बताया गया है कि वर्ष जो 2021 के माह सितंबर में यहाँ 31 मार्च 2020 की स्थिति में बताया गया था कि 3,899.56 करोड़, और यहाँ पास बताया गया है कि वर्ष 2020-21 में माह सितंबर 2020 तक कितना हो गया, 1473.20 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। तो किससे? तो प्रांतीय कर संग्रहण से। ये चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। उसी तरीके से वर्ष 2019-20 में केंद्रीय जो विक्रय कर संग्रह के बारे में यहाँ कुछ डाटा दिया गया है, उसको आप देख लीजिएगा कि सितंबर 2019 तक 15.59 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। फिर 31 मार्च तक 31 हो गया, वही 15 से 31 पहुँच गया। उसके बाद देखते हैं साथ ही वर्ष 2020-21 में माह सितंबर तक ये 5.81 करोड़ रुपए का जो राजस्व है वो प्राप्त हुआ है अभी, मतलब सितंबर तक का। तो इसी तरीके से यहाँ बताया गया है कर संग्रह के बारे में, प्रवेश कर संग्रह के बारे में बताया गया है। फिर यहाँ स्थानीय कर संग्रह के बारे में बताया गया है। फिर यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि वर्ष 2019-20 में जो SGST संग्रहण से जो बताया गया है कि माह सितंबर 2019 तक तो 2712.95 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था, मतलब 2712.95 करोड़। वही जो ISGST है उससे कितना हुआ था, तो 1291.78 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। और साथ ही क्षतिपूर्ति के लिए जो सरकार देती है क्षतिपूर्ति के लिए इसमें, तो वो क्षतिपूर्ति के लिए कितना राजस्व दिया है, तो क्षतिपूर्ति के लिए यहाँ दिया है 1738 करोड़ रुपए। ये देखिए 1738 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति केंद्र करता है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से यहाँ वर्ष 2019-20 में SGST के बारे में बताए गए इस डाटा को भी आप देख सकते हैं कि जो क्षतिपूर्ति राशि है इसमें 3,081 करोड़ रुपए इसमें दिखा रहा है, 3,081.43 करोड़ रुपए के लगभग है। उसी तरीके से जब वर्ष 2020-21 में हम SGST का संग्रहण देखेंगे तो उसमें भी यहाँ पूरा बताया गया है। तो क्षतिपूर्ति यहाँ 1876 मिला है। वहीं जो राजस्व मतलब सितंबर माह तक 2020 तक देखते हैं तो 2256.82 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त हुआ था। फिर ISGST में 779.05 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त हुआ, और जो क्षतिपूर्ति की राशि थी वो 1876.56 करोड़ रुपए ये भी प्राप्त हुए हैं। तो ये चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा, ये डाटा को एक बार पढ़ लीजिएगा बस सरसरी निगाह से। और बाकी छत्तीसगढ़ राज्य की जो बैंकिंग गतिविधियों में निरंतर वृद्धि हो रही है, तो राज्य में सितंबर 2020 की स्थिति में शाखाओं की संख्या 3,162, ATM की संख्या बताई गई है 3,390, जिसमें कुल जमा राशि यहाँ पास बताया गया है। तो कुल जमा राशि देख लीजिए कितना है, 1,80,544.05 करोड़ रुपए। मतलब आप ऐसे बोलेंगे तो 1,00,000 लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए के करीब इसमें जमा हुए हैं। वही प्राथमिकता क्षेत्र हैं उसमें आवंटित जो ऋण है वो सितंबर 2019 तक की तुलना में सितंबर 2020 में जो बता रहा है कि आवंटित राशि था वो 7.44% जो है वो अधिक है। यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है, ध्यान दीजिएगा 7.44% अधिक है। किससे? तो जो वहाँ पे बता रहा है कि सितंबर 2019 की तुलना में सितंबर 2020 मतलब एक साल में जो बता रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र में जो ऋण आवंटित की गई है तो उसका परसेंट बढ़ चुका है, मतलब और ज़्यादा ऋण बांटा जा रहा है, तो 7.44%। तो किसको? प्राथमिक जो प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं उनको। यहाँ पर जब विपणन संघ द्वारा प्रदेश में कार्यरत कुल
1333 प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से धान उपार्जन किया जा रहा है। सभी धान उपार्जन केंद्र कंप्यूटराइज हैं। तो कंप्यूटराइज कब से हुए? तो 2008 से हुए। ये चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा कि 2008 से कंप्यूटराइज हुए हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि मतलब मंडियों के बारे में बताया गया कि वर्ष 2020-21 में माह अप्रैल से सितंबर तक राज्य की मंडियों में जो 20,08,136 टन अनाज की आवक हुई है, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। गत वर्ष की तुलना में इतने अधिक हैं, ये सब चीज़ों को यहाँ बताया गया है। ये डाटा आप पढ़ना चाहें तो एक बार पढ़ सकते हैं। और बाकी यहाँ पर जो 1333 बताया गया है उसको आप ध्यान दीजिएगा कि प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से धान उपार्जन किया जा रहा है, ऐसा इसमें बताया गया है। और यहाँ पर जो दिया गया है वो इस बार के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था कि राज्य में वर्तमान 79 कृषि उपज मंडी है। ध्यान दीजिएगा, कृषि उपज मंडी कितने हैं? 69, मतलब 69 जो है वो कृषि उपज मंडी हैं। और 100 जो 18 हैं, 118 वो क्या है? उप मंडी। ये कृषि उपज मंडी कितने हैं? 69। और वही अगर पूछेगा कि उप मंडियाँ कितनी हैं तो 118। ये चीज़ों को आप गौर कीजिएगा, बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि राज्य में वर्तमान में 69 मतलब 69 कृषि उपज मंडियां हैं और 118 उप मंडियां कार्यरत हैं। राज्य में वर्ष 2020-21 की अवधि में पशुओं की उन्नत प्रजनन सुविधा हेतु जो है उसके लिए कार्य किया गया। उसे यहाँ बताया गया है कि जो 22 कृत्रिम गर्भाधान केंद्र हैं वो हैं, साथ में 248 हिमीकृत वीर्य कृत्रिम गर्भाधान उपकेंद्र है, 341 पशु चिकित्सालय है, 829 पशु औषधालय है, 10 मुख्य जो हैं वो ग्राम खंड हैं, 99 मुख्य ग्राम खंड इकाई हैं, ऐसे करके उसके बारे में बताया गया है। तो राज्य में कुल जल क्षेत्र का यहाँ बताया गया है कि 94 जो है 94.66। ध्यान दीजिएगा कि 94.66 है, 94.66 क्षेत्र मछली पालन के अंतर्गत विकसित किया जा चुका है। एग्ज़ाम में पूछ सकता है इसके बारे में। जो 94.66% जो है वो जो जल क्षेत्र है वो मछली पालन के लिए उसको विकसित किया गया है, मछली पालन क्षेत्र के अंतर्गत उसको विकसित किया गया है। तो वो चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा यहाँ। और उसी तरीके से देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में सशक्त मतलब रोजगार वो करने के लिए उन्मुख कार्य किए जा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। उसी तरीके से यहाँ दिया गया है कि गोधन न्याय योजना के तहत नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा कुल, तो यहाँ जब हम देखेंगे तो 6,58,684.27 क्विंटल गोबर, मतलब 6,58,684 क्विंटल गोबर। इतने गोबर की खरीदी किससे? गोधन न्याय जो योजना है उसके तहत किया गया है। और पशुपालकों को राशि कितनी प्रदान की गई है? तो यहाँ पास देखेंगे आप ध्यान से तो देखेंगे कि 12,51,41,620 इतना भुगतान किया गया है इसमें। यहाँ पे उसका डाटा दिया गया है कि 12,51,41,620। वर्तमान में कुल 1,016 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट तैयार किया गया है, जिसका सरकार न्यूनतम रेट डिसाइड कर चुकी है 8 रुपये किलो की दर से। उसी तरीके से कुल 266.88 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट की विक्रय कर
कुल राशि कितना प्रदान की गई है, तो 1,82,085 प्राप्त की जा चुकी है। वही नरवा कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ बताया गया है कि सुकमा और जो कोरबा जिला है उसमें 208 नाला कार्य स्वीकृत है, जिसमें से 48 कार्य अपूर्ण हो चुके हैं। इतने 149 कार्य प्रगति में हैं, 11 अभी आरंभ नहीं हुए हैं। उसी तरह से यहाँ गरवा वाले में बताया गया है कि गरवा वाले में जो हैं को 1903 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। किस लिए, तो गौठान निर्माण कार्य के लिए जो है 1903 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। चारागाह विकास हेतु जो गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, उसी के बारे में बताया गया है। उसी तरीके से घुरुआ जो योजना है उसके अंतर्गत किसके द्वारा 100 प्रेरणा में 48,289 भू नोडेप, 4,464 नोडेप टाँके और 3,167 वर्मी टाँके, ऐसे करके पूरा यहाँ पास डिटेल उसके बारे में खाद से रिलेटेड यहाँ बताया गया है। उसको आप एक बार देख लीजिएगा। वैसे उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बट मेंस के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ बाड़ी कार्यक्रम का बताया गया है, तो उसमें 2012 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। ग्रामीणों की घरों के पीछे उपलब्ध जो भूमि पर बाड़ी विकास का कार्यक्रम, जैसे खाली भूमियां रह जाती थी तो उसमें सरकार सोच रहा है कि बाड़ी के माध्यम से भी फसल उसल उगा कर या बागानी खेती करके उससे उन लोग को समृद्ध बनाया जा सके, इसीलिए बाड़ी कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। तो इसके लिए 2012 ग्राम पंचायतों का चयन भी किया जा चुका है। उसी तरीके से जब हम देखते हैं तो यहाँ पे 31 मार्च 2020 की स्थिति में कोयले का उत्पादन दिखा रहा है कि कोयले का उत्पादन कितना हुआ था, तो 1,57,409 करोड़ रुपए यहाँ पास दिखा रहा है। उसी तरीके से लव अयस्क का दिखा रहा है 34,820 टन। उसी तरीके से चूना पत्थर का दिखा रहा है 42,415 टन। बॉक्साइट का दिखा रहा है 1,492 टन। टीन का दिखा रहा है 14,986 किलोग्राम उत्पादन हुआ है। इसको आगे के चैप्टर में पूरा डिटेल से इसके बारे में पढ़ेंगे। कोयला, लौह अयस्क, जितने भी खनिज तत्व हैं उसके बारे में डिटेल से आगे हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ शॉर्ट में एक सारांश के तौर पे बताया गया है। वहीं विगत वर्ष 2019-20 में जो मुख्य खनिज से यहाँ कितने की आय हुई है, तो 4,524.03 करोड़ रुपए की आय हुई है मुख्य खनिज से। ध्यान दीजिएगा कि मुख्य खनिज से कितने की आय हुई है, तो 4,524.03 करोड़। जहाँ गौड़ खनिज से उसी अवधि में तो 194.79 करोड़ रुपए का जो है वो किससे हुआ है, गौड़ खनिज से। और जो यहाँ पे मुख्य खनिज है तो मुख्य खनिज से कितना हुआ है, 4,524.03 करोड़ रुपए की जो आय है वो मुख्य खनिज से हुई है। और गौड़ खनिज से 194.79 करोड़ रुपए की आय हुई है। तो ये चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। कोयले एवं लौह अयस्क से ही प्राप्त होती है, जो मतलब यहाँ बताया गया है कि राज्य के जो खनिज राजस्व जो आय हैं मूलतः किससे होते हैं, तो मूलतः कोयले और लोहे के अयस्क से ही ज़्यादा मात्रा में मतलब आय प्राप्त होती है, ऐसा बताया गया है। और राज्य में जब देखते हैं हम वर्ष 18-19 में खनिजों का जो कुल राजस्व था वो यहाँ पास दिखाया गया है 6,110.23 करोड़। वही 19-20 में जब देखते हैं तो यहाँ थोड़ा बढ़ के मतलब 85 करोड़ के करीब बढ़ के यहाँ पास हो गया है 6,195 करोड़ रुपए। तो ये चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा कि जो खनिज से है वो 6,110.23 करोड़ रुपए है।
और जब 18-19 के अनुसार, और जब 19-20 के अनुसार देखेंगे तो यही 19-20 के अनुसार 6195.72 करोड़ के करीब ये पहुंच चुका है आय। ये 18-19 का है, ये 19-20 का है, ध्यान दीजिएगा इस डाटा को। उसी तरीके से राज्य में सुनियोजित विकास के लिए वर्तमान में जो औद्योगिक नीति जो है 19 से लेकर 24 तक अपनाई गई है, इसके बारे में यहाँ बताया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 19,265 करघों पर लगभग 55,795 बुनकर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार में संलग्न है। मतलब 19,265 करघों पर लगभग 55,795 जो बुनकर हैं वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उसमें कार्यरत हैं। उसी तरीके से यहाँ बताया गया है कि राज्य शासन के अधीन जो विद्युत संयंत्रों द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 18,489.094 मिलियन यूनिट, इतना यूनिट के बारे में कुल टोटल यहाँ बताया गया है। यहाँ पर बताया गया कि 18,489.094 मिलियन यूनिट यहाँ बताया गया है। तो उसके अनुसार जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आता है कि ताप से कितना हुआ है, तो ताप से यहाँ पास हुआ है 18,212.34 लगभग, इतने के करीब ताप से हुआ है। अब फिर जब यहाँ पास देखते हैं हम लोग कि जल से कितना हुआ है, तो जल से हुआ है 269.176। उसी तरीके से और भी पूरे उत्पादन को मिला के जब देखा जाए जो और अन्य चीज़ों से होता है तो उससे कितना हुआ है, तो 7.577 मिलियन यूनिट। मतलब यहाँ पास हम लोग जब देखेंगे तो सबसे ज़्यादा यहाँ ताप से हुआ है, उसके बाद जल से हुआ है, फिर जितने भी और अन्य हैं उसके थ्रू कितना हुआ है, इतना हुआ है। और कुल टोटल की जब बात होगी तो कुल टोटल कितना हो जाएगा, 18,489 मिलियन यूनिट में है। फिर उसके बाद ताप का आ जाएगा, फिर जल का, फिर यहाँ पास अन्य का। तो वो चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पास पूरा बताया गया है इसके बारे में कि कुल टोटल इतने हैं, फिर ताप से, जल से, अन्य से इतना इतना हुआ है। उसी तरीके से इसमें जो है 3080 मेगावाट ताप विद्युत है कैपेसिटी जो यहाँ बता रहा है, और जो जल विद्युत से है वो कितना है, तो 138.7 मेगावाट जल विद्युत से है। 6 मेगावाट जो है वो अन्य से है, ऐसे करके यहाँ पर बताया गया है कि स्थापित क्षमता है। 2019-20 में वितरण हानि का औसत प्रतिशत यहाँ बताया गया है, तो वितरण हानि का औसत प्रतिशत यहाँ 16.91% बताया गया है। 16.91%। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि अगर पूछ दिया एग्ज़ाम में कि वितरण हानि कितना बताया गया, तो वितरण हानि में आप यहाँ बता सकते हैं कि 16.91%। कब, 19-20 के अनुसार। उसी तरीके से जब देखते हैं कि घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत देयकों में राहत योजना अंतर्गत बिल माह अगस्त 2020 अगस्त 2020 तक राज्य के लगभग 38.25 लाख उपभोक्ताओं को रुपए, यहाँ पास देखिएगा ध्यान दीजिएगा, 432.15 करोड़ रुपए की छूट दी गई है। मतलब जो 38.25 लाख जो उपभोक्ता हैं जो यूज़ करते हैं बिजली, उनको कितने का छूट दिया गया है, तो 432.15 करोड़, मतलब 432.15 करोड़ की छूट दी गई है। तो इसको ध्यान दीजिएगा आप। बताया गया है कि महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 2020-21 में सितंबर तक कुल लगभग कितनी राशि दी गई है, तो
2,862.71 करोड़ रुपए जो है के जो 71 करोड़ रुपए के विरुद्ध राशि जो है 2653.69 करोड़ रुपए, मतलब 2,653.69 करोड़ रुपए व्यय किया गया है। और फिर कितना 977.54 लाख मानव दिवस सृजित किया गया है। मतलब यहाँ कितना मानव दिवस सृजित किया गया है, तो 977.54 लाख। ये ध्यान दीजिएगा कि कुल लगभग राशि कितनी थी, तो 2,862.71 करोड़ रुपए। ध्यान दीजिएगा के विरुद्ध राशि जो है वो कितनी है, तो 2653.69 करोड़ रुपए। और यहाँ पास एक और डाटा बताया गया है कि 2021 में सितंबर तक 100 दिवस रोजगार उपलब्ध कराए गए परिवारों की संख्या यहाँ पर बताई गई है। तो कितने परिवारों की संख्या बताई गई है, तो 93,464 परिवार। इतने परिवारों को मतलब मनरेगा के तहत रोजगार गारंटी दिया गया है, 100 दिन की रोजगार गारंटी। और जब पूरा देखा जाए 2021 में सितंबर तक, तो कुल कितने हो जाएंगे, तो 977.54 लाख मानव दिवस। याद रखिएगा, इतने लाख मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं 2021 तक। और उसी तरीके से हम देखते हैं तो वर्ष जो 2021 में सितंबर 2020 की स्थिति में राज्य में 19,698 ग्रामों के 74,929 बसाहटों में 2,80,939 हेडपंप स्थापित कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य में 3,786 जो नल जल प्रदाय जो योजनाएं हैं उसके थ्रू एवं जो 2,703 स्थल जल प्रदाय योजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल प्रदान किया जा रहा है। वर्तमान में 7,598 जो सोलर पंप हैं उसके बारे में यहाँ बताया गया, जिसके माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। फिर उसी तरीके से यहाँ आज लास्ट है कि वर्ष 2019-20 माह सितंबर 19 तक 2,85,488 वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है छत्तीसगढ़ में, तथा वर्षांत मतलब 31 मार्च 2020 तक 6,16,934 वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया। वर्ष 2020-21 में माह सितंबर 2020 तक 1,26,064 वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। इसी तरीके से जो इसका पहला चैप्टर है वो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब